Hello everyone, welcome to Practice Mocks YouTube channel for regulatory body examination. So I welcome you all to the lecture on PIB insights. So हमारी सीरीज़ काफ़ी कंटिन्यूसली विद कंसिस्टेंसी चल रही है, तो इसको आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा फॉर ऑल द रेगुलर अपडेट्स regarding every scheme which has been mentioned in the PIB which is important for the exam. ठीक है, स्कीम प्लस इनिशिएटिव्स, सो ये सब कवरेज होगा, आपको यहाँ पे मिलेगा. सो कुछ सोचोगे डेली के 5 आपको टॉपिक्स मिल रहे हैं एंड यू ऑल नो कि PIB में थिंग्स आर रिपीटेड, है ना, रिपीट होती हैं चीज़ें. ठीक है, तो जब चीज़ें रिपीट हो रही हैं तो अगर आपने आज जो 5 चीज़ पढ़ी, नई चीज़ पढ़ी, फिर कल आपने 5 चीज़ नई चीज़ पढ़ी, ऐसे अगर आप 3-4 महीने लगातार पढ़ लोगे ना, तो आपका कवरेज रिगार्डिंग गवर्नमेंट इनिशिएटिव, प्रोग्राम्स की एंड सो ऑन विल बी ऑलमोस्ट 90% प्लस कवर्ड, जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है. देयर आर मैनी थिंग्स विच आर नॉट इम्पॉर्टेंट. ठीक है, तो इसको कंटिन्यूसली सुनिएगा, आपके बहुत हेल्प करेगी ये स्कीम, ये इनिशिएटिव सॉरी. तो इसके अलावा एक हम टॉपिक ऑफ द डे लेके आते हैं, वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वो टॉपिक ऑफ द डे का हम ब्रीफ में डिस्कशन करते हैं. ठीक है, और आज का टॉपिक ऑफ द डे हमारा PM विश्वकर्मा स्कीम. ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इसका सिग्निफिकेंस बहुत बड़ा है. एक काइंड ऑफ डील मेकर या फिर कह लो कि डील ब्रेकर इनिशिएटिव है बाय द NDA गवर्नमेंट बिफोर द इलेक्शंस, स्पेशली फॉर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर. ठीक है, एंड डायरेक्टली सिंस इट इज़ केटरिंग टू दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो हमारे लिए वैसे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, व्हाट एग्जैक्टली अनऑर्गेनाइज सेक्टर मीन्स. मैं दोबारा बता देता हूँ. अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब होता है वो सेक्टर जो लॉ के एम्बिट से बाहर है. ठीक है, जिनको प्रोविडेंट फंड के फ़ायदे नहीं मिल रहे हैं, पेंशन के फ़ायदे नहीं मिल रहे हैं, इंश्योरेंस नहीं मिल रही है ना, जो हेल्थ इंश्योरेंस पैकेजेस नहीं मिल रहे हैं, रेगुलर वेज पेमेंट नहीं मिल रही है, मिनिमम वेज पेमेंट नहीं मिल रही, बिकॉज दे आर अनकवर्ड बाय द लॉज. तो उनका ट्रैक रख पाना, उन पे चीज़ें एनफोर्स कर पाना इज़ इम्पॉसिबल. तो इस सेक्टर को आप एक तो प्रोत्साहित कर सकते हो कि भाई ऑर्गेनाइज्ड में आओ, कन्वर्ट हो, बट इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो ऑलमोस्ट 90% हमारे इंडिया का है, 90 वर्कफोर्स में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करिए. इनको बोलो कि आप जो बाकी फ़ायदे हैं, लाइक इंश्योरेंस का फ़ायदा फ्रॉम डिफरेंट पेंशन स्कीम्स, लाइक जो श्रम योगी मानधन योजना हो गई, इंश्योरेंस लगा लो, जीवन ज्योति बीमा योजना हो गया, सुरक्षा बीमा योजना हो गया, ऐसी स्कीम्स के थ्रू आप कवरेज के अंदर आ जाओगे. ठीक है, अब PM विश्वकर्मा क्या बात करते हैं, हम आगे बात करेंगे. इट ऑल्सो डील्स विद द अनऑर्गेनाइज सेक्टर. ना अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर भी वो सारे ट्रेड्स को डील नहीं करता है, सिर्फ कुछ स्पेसिफिक 18 ट्रेड्स को डील करता है. वो देखेंगे हम क्या है. ठीक है, उसके अलावा व्हाट आर द इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, है ना, वो देखेंगे. अब आई रिमेंबर इन NABARD phase 1 एग्जाम, द क्वेश्चन फ्रॉम विश्वकर्मा हैज़ बीन आस्क्ड एंड द क्वेश्चन दे आस्क्ड वाज वेरी ट्रिकी. व्हाई इट वाज ट्रिकी आई विल टेल यू. हमें, क्योंकि जब आप पढ़ते हो ना स्कीम के बारे में, तो कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको गैदर करनी है वहाँ से, मैं आपको वो चीज़ बताऊँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. एक बारी कल के जो सोल्यूशन देख लेते हैं, आंसर देख लेते हैं. तो प्रधानमंत्री अजय योजना थी, अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना. ठीक है ना, PM अजय. तो इसके अंदर जो हमारा थर्ड था, ये कंपोनेंट नहीं है. बाकी जितने भी हैं ये तीनों के तीनों इसके कंपोनेंट हैं. हायर एजुकेशन के लिए हॉस्टल्स बनाने हैं, शेड्यूल्ड कास्ट डोमिनेटेड विलेज को आदर्श ग्राम में कन्वर्ट करना है, हायर एजुकेशन में हॉस्टल बनाने हैं, ग्रांट्स एंड एड देनी है, सोशो इकोनॉमिक बेटरमेंट ऑफ SCs. ठीक है, सोशो इकोनॉमिक बेटरमेंट के लिए ग्रांट देनी है, हॉस्टल कंस्ट्रक्ट करने हैं, शेड्यूल्ड कास्ट डोमिनेटेड विलेजेस को आपको आदर्श ग्राम में कन्वर्ट करना है. बट द थर्ड जो हो जाएगा स्टेटमेंट, दिस विल नॉट बी दी कंपोनेंट ऑफ द PM अजय योजना. तो कोई ध्यान में रखना है. सेकेंड वाज ऑन द डेटा ऑफ NFHS, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5. काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इसके बारे में पढ़ना, स्पेशली इसके जो डिटेल्स आई हैं न्यूज़ के अंदर, वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. पहली डिटेल ये है कि किस ईयर में हुआ था. इट वाज इन 2019-20. ठीक है, 2019-20 में ये हुआ था. प्लस इसमें पूछा कि स्टंटिंग कितनी रिड्यूस हुई है. स्टंटिंग हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू 35.5%. ठीक है, अब जब कभी कोई मॉक टेस्ट देते हो ना,
तो आपको खाली ये याद नहीं रखना होता, यू नीड टू रिमेंबर दीज थिंग्स ऑल्सो कि वेस्टिंग कितनी कम हुई है 21 से 19.3, अंडरवेट कितना कम हुआ 35.8 से 32.1। क्योंकि ये जो फिगर्स है ना, ये काफ़ी आर्टिकल्स में, न्यूज़ में बार बार यूज़ होती है। अब मैं बता दूँ PIB में ये न्यूज़ हुई थी बिकॉज वहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा था कि माल न्यूट्रिशन हमने कितना कम कर दिया है, तो गवर्नमेंट ने इसको क्या किया था, रेफ़र किया था। अब बार बार जब चीज़ रेफ़र हो रही है तो जो डेटा इसके अंदर है ना वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम पूछते हैं कौन सा डेटा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, दीज डेटा आर इंपॉर्टेंट, स्पेशली दीज 3 फिगर्स, स्टंटिंग का, वेस्टिंग का, अंडरवेट का। ठीक है, अगला है हमारा PM BJP जन औषधि केंद्र। ठीक है ना। सो गवर्नमेंट ने, मैंने बताया था पिछले लेक्चर के अंदर कि 10,000 टारगेट ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं, नवंबर में ही कर दिए थे, जो गवर्नमेंट को दिसंबर तक करने थे शायद से, नहीं या फिर उसके बाद तक करने थे, बट गवर्नमेंट ऑलरेडी अचीव कर लिए हैं ये। तो एग्जाम में अब ये क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि गवर्नमेंट ऑलरेडी अचीव कर चुका है, गवर्नमेंट ने पहले टारगेट से अचीव कर लिया है। तो जो टारगेट था ना अचीव करने का वो एग्जाम में नहीं आएगा। बट गवर्नमेंट ने क्यों नहीं आया, क्योंकि गवर्नमेंट ने नया टारगेट दे दिया खुद को कि मार्च 2026 तक हमें 25,000 जन औषधि केंद्र करने हैं 10,000 से। ठीक है ना, एक्सपेंडिंग द नंबर ऑफ केंद्रास टू 25,000। अब एग्जाम में पूछ ले कितने एडिशनल लेके आने हैं, 10,000 तो हो गए हैं, 15,000 और लेके आने हैं। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, 25,000 तक फिगर लेके जानी है ये, तो ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, अब आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, आप खाली ये नहीं सोचोगे, ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्च 2026 डेडलाइन है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब कोई दूसरे एग्जाम होते हैं, फॉर एग्जांपल जनरल अवेयरनेस में, यहाँ पे काफ़ी नॉट अनलाइक RBI थोड़ा नॉर्मल तरीके से पूछा जाता है, फैक्ट्स पे फोकस किया जाता है। तो वहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ पे 10,000 जन औषधि केंद्र कहाँ पे लॉन्च हो, AIIMS देवगढ़ झारखंड के अंदर, और डेट में याद करना कहाँ पे हुआ ये। अगर आप कोई बैंकिंग का जनरल अवेयरनेस कर रहे हो तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इवन आई वुड से अगर RBI में अगर बहुत लेटेस्ट न्यूज़ है तो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो कोई ये चीज़ भी यहाँ से निकालनी है। जब ऐसे प्रिपेयर करोगे ना तभी आप अच्छे से, इसको कहते हैं अच्छे से मॉक्स को एनालाइज करना और उसको फिर अच्छे से नोट डाउन करना और उसी से प्रिपरेशन करना। कई लोग क्या करते हैं, खाली मॉक्स के थ्रू ही अच्छा स्कोर कर लेते हैं, बिकॉज दे प्रिपेयर इन दिस मैनर। वो ये तो याद रखेंगे, दे विल ऑल्सो रीड दिस थिंग प्लस द सोल्यूशन गिवन। तो सब कुछ आपको रीड करना पड़ता है फिर, नोट कि आपको खाली आंसर रीड करने हैं। अगर आपने पहले से खुद के नोट्स बना रखे हैं, GA पढ़ रखा है, तो आप बाद में अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो फिर आप, अगर आपने उसकी आपके नोट्स में है तो फिर आप नहीं नोट डाउन करो, फिर आप आंसर देखोगे आपको सही है गलत है तो फिर देखो क्या चेंजेस करने हैं, वो अलग अप्रोच है। अगर आप मॉक्स से तो प्रिपेयर कर रहे हो तो ये तरीका होता है, बट आई वुड सजेस्ट कि ऐसा तरीका मत फॉलो कीजिएगा। अगर टाइम कम है तो ही कीजिएगा, बट क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम है तो कोई एक रेफरेंस पॉइंट जरूर लीजिए अपने पास, उससे प्रिपेयर करिएगा। ठीक है, 4th क्वेश्चन है हमारा रैम्प स्कीम पे, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस। ठीक है ना, रैम्प MSMEs के लिए है, तो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, अब आपका होमवर्क है, ठीक है, आपको क्या करना है कि ये तो स्मॉल एंटरप्राइजेस का है, आपको माइक्रो एंड मीडियम का भी कमेंट सेक्शन में लिखना है कि कितना क्राइटेरिया है। इस पे RBI भी क्वेश्चन पूछ चुका है 2022 के फेज़ 2 के अंदर, एंड इवन आई थिंक काफ़ी एग्जाम में बार बार रिपीट होता है ये, क्योंकि ये फिगर जो है ना, एक बार आपने पढ़ ली, 3-4 महीने बाद नहीं रिवाइज करी तो आप भूल जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। दिस आर सच फिगर्स। ठीक है ना, हो सकता है आप आंसर सही मार दो बट कन्फ्यूजन तो हो जाती है, तो ये फिगर आपको ध्यान रखनी है, बार बार इसको रिकॉल करना है। ठीक है, इसका आंसर है ऑल ABNC, इट्स अ वर्ल्ड बैंक असिस्टेड प्रोग्राम, इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। और कितना था एलोकेशन एस्टिमेट इस साल का 1170। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन था डी रेमिट, न्यूज़ में था बिकॉज यहाँ से UPI के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। तो ये पेमेंट थी नेशनल पेंशन स्कीम की, जो Tier 1 एंड Tier 2 अकाउंट्स होते हैं, जहाँ पे Tier 2 आपका वॉलंटरी अकाउंट होता है जिसमें आप पैसा जल्दी निकलवा सकते हो। Tier 1 आपका थोड़ा सा वो होता है जिसमें पैसा निकालना थोड़ा टफ हो जाता है, जो आपकी सेविंग के लिए होता है, पेंशन फंड के लिए होता है बेसिकली। और Tier 2 अकाउंट आपको बेसिकली इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए ज़्यादा होता है। ठीक है ना, ये फ़र्क होता है। इसके बारे में डिटेल में हम हमारे नोट्स में आपको मिल जाएगा। मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ कि डी रेमिट न्यूज़ में था बिकॉज इसके डी रेमिट के अंदर UPI QR की फैसिलिटी आ गई थी, जिसके थ्रू आप अपने NPS अकाउंट में पेमेंट कर सकते हो, बोथ Tier 1 एंड Tier 2। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा पेमेंट टू NPS अकाउंट्स।
अब बात करते हैं पीएम विश्वकर्मा की। सो द स्कीम has been launched recently in this year on the 77th इंडिपेंडेंस डे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है बाय आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। इट इज़ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, इट इज़ सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड इट वॉज लॉन्च्ड ऑन विश्वकर्मा जयंती ऑन सितंबर। पीएम मोदी ने अनाउंस 77 इंडिपेंडेंस डे पे की थी, लॉन्च हुई थी विश्वकर्मा जयंती पे जो मनाई जाती है हमारी 17 सितंबर 2023। तो आपको अपकमिंग एग्जाम्स के लिए अगर डेज याद करने होते हैं ना, तो यू जस्ट नीड टू पिक्स दीज डेज। अलग से डेज की लिस्ट बनाओगे फिर याद करोगे, थोड़ा टीडियस काम हो जाता है, टाइम टेकिंग होता है और इतना ना बेनिफिट नहीं मिल पाता है। आरबीआई ने भी आई रिमेंबर फेज 1 में 2023 के एक भी डे पे क्वेश्चन नहीं पूछा है, उससे पहले एक डे पे पूछा था, माइनर डे पे था कुछ, आई थिंक माइंड समथिंग डे था, इंटरनेशनल माइंड डे, नेशनल माइंड डे, बट 2023 के अंदर नहीं पूछा है। तो आउट बेनिफिट इतना नहीं है, प्लस को याद बहुत ज़्यादा, डेट याद रखनी है फिर कौन सा डे था, और कोई लिंक ही नहीं है। कई बार स्कीम पढ़ते हो तो कुछ आप लिंक कर लेते हो, यहाँ से ये सेंट्रल सेक्टर हो सकती है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड हो सकती है, बट डेज याद करना प्योर फैक्चुअल थोड़ा डिफिकल्ट रहता है वो याद करना। तो वो डेज करो जो इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रहा छोड़ दो, जैसे विश्वकर्मा जयंती डे है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है 17 सितंबर। अब है क्या विश्वकर्मा स्कीम? सो ये बेसिकली है जो हमारे आर्टिशंस है, जो हैंडीक्राफ्ट का जो लेबर है, जो आर्टिस्ट हैं बेसिकली, जो हैंडीक्राफ्ट में काम कर रहे हैं, डिफरेंट 18 ट्रेड्स में काम कर रहे हैं, जो अपने फैमिली बिजनेस को आगे लेके जा रहे हैं, बट देर अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करना, क्या करना, पहले तो रिकॉग्नाइज करना, यू हैव टू फर्स्ट रिकॉग्नाइज ऑफ आर्टिशियंस एंड क्राफ्ट पीपल एज विश्वकर्मा, ठीक है। पहले उनको आइडेंटिफाई करो कौन कौन है, ताकि बेस्ड ऑन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, उनको आइडेंटिफाई करो। वंस यू आइडेंटिफाइड देम, उनकी स्किल जो अभी है उसको अपग्रेड करो, यू हैव टू अपग्रेड देयर स्किल अपग्रेडेशन इज सेकंड कंपोनेंट, ठीक है। व्हाई? टू मेक इट रेलेवेंट एंड सूटेबल, ठीक है ना। देन वंस यू अपग्रेड देयर स्किल, support them with a better infrastructure or better and modern tools to enhance their capability, productivity and quality of products and services, ठीक है। ताकि जो अभी तक वो काम कर रहे आ रहे थे, जो ट्रेडिशनल टूल्स लेके मैं भी यूज़ कर रहे हो, उनको वहाँ पे थोड़ा इनोवेशन करके दो, मॉडर्न टूल्स दो, ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इंप्रूव हो जाए, ठीक है। देन you have to provide them the collateral free loan credit and at a reduced cost of credit through interest subvention। तो एक तो collateral free credit दिलवाओ, बिना collateral के लोन दिलवाओ। सेकंड, जो आप इंटरेस्ट उनसे चार्ज कर रहे हो उसमें सबवेंशन दो, जैसे स्वनिधि के अंदर होता है, पीएम स्वनिधि के अंदर भी, ठीक है। ये करो। तो आपने क्या किया, आइडेंटिफाई किया, ठीक है, आपने स्किल्स अपग्रेड करी, आपने उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया, आपने उनको क्रेडिट की फैसिलिटी प्रोवाइड किया। अब और क्या होगा? और होगा आपको, जब वो काम कर रहे हैं उनको डिजिटल ट्रांजैक्शंस में लेके आओ, यूपीआई इनको यूज़ करने को बोलो, तो उनको डिजिटल ट्रांजैक्शंस कब वो यूज़ करेंगे, जब उनको इंसेंटिव मिलेगा। कितना इंसेंटिव मिलेगा हम आगे देखेंगे, कितने ट्रांजैक्शन पे कितने रुपए मिलेंगे। उनको क्या करो, एनकरेज करो डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए। वंस यू आर डन विद दिस, जो उनके प्रोडक्ट्स हैं उनको क्या करो, आप प्रमोट करो और मार्केट की लिंकेज प्रोवाइड करो, ठीक है। तो पूरे देखो सिंक में चल रहा है, आइडेंटिफिकेशन, स्किल अपग्रेडेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, क्रेडिट सपोर्ट, ठीक है। देन योर डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए इंसेंटिव, देन उनको मार्केट के उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करो, ब्रांडिंग करो, मार्केटिंग करो, ठीक है। अब ये जो स्किल्स होती है ना, दीज आर वेरी यूनिक स्किल्स। तो यहाँ पे एक लाइन लिखी गई थी कि सबकी स्किल अलग होगी बेस्ड ऑन देयर फैमिली स्किल्स। बेसिकली क्या होता है, जो कुछ काम फैमिली करती हैं वो स्किल उनकी फैमिली के पास ही होती है। जब आप उन्हें विश्वकर्मा के लिए आइडेंटिफाई कर रहे हो तो आप उन पर ना अलग सी ट्रेनिंग नहीं थोप सकते हो। आप उनको बोलो कि आप जो है, आपकी जो ट्रेनिंग जो अभी आप जो स्किल सेट आपका अभी है, हम इसी को ही शार्पन करवाएंगे। सो सबके लिए जो बेसिकली ट्रेनिंग हो रही है, उनको स्किल्स अपग्रेडेशन किए जा रहे हैं, वो काफ़ी उनके लिए पर्सनलाइज्ड अपग्रेडेशन है, ठीक है। नाउ हेयर आर दी आउटले। तो 2027-28 तक हमारा 13,000 करोड़ का आउटले है, ठीक है।
तो इस साल का कितना है, 1860 है, अगले साल का 48,248 का उनका क्या है, बजट एलोकेशन है। ठीक है, सो हियर आर द एलिजिबिलिटी। यार एक सेकेंड, सो वन थिंग आई थिंक जो 2017 2027 28 है ना, 2030 31 हो गया है, क्योंकि आप एलोकेशन देख रहे हो तो ये आगे तक की गई है 31 तक, तो स्कीम 31 तक टारगेट है। आई थिंक ये आगे हो गया है, ये पुराना डेटा है। ठीक है, अब एलोकेशन दिया गवर्नमेंट ने तो इस हिसाब से दिया, तो आप ऑफकोर्स जब तक वो दे रहे हैं तब तक तो एक्टिव रहेगी। तो ऑफकोर्स इट इज़ 2030 31। ठीक है, तो ये करेक्ट कर लेना आप नोट्स के अंदर। ठीक है, और 13,000 को याद रखना, 13,000 करोड़ का आउटले। ठीक है, अब हेयर इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पढ़ लेते हैं। एनी आर्टिसन और क्राफ्ट पर्सन वर्किंग विद हैंड्स एंड टूल्स एंड एंगेज इन वन ऑफ द 18 फैमिली बेस्ड ट्रेडिशनल ट्रेड्स। ठीक है, मिनिमम एज इज 18। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कभी, मिनिमम एज आप 15 कर दो, बिकॉज इट इज़ अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि देखो क्या होता है फैमिली बिजनेस के अंदर ना, अगर चाइल्ड 15 एज से काम करने लग जाता है तो अगर वो हजार्डियस कंडीशन में काम नहीं करता तो अलाउड होता है। तो कभी कभी एग्जाम में आप कंफ्यूज हो सकते हो अगर आपने ज़्यादा डिटेल में पढ़ा कि मे बी 18 ना हो, 15 ईयर्स हो या 14 ईयर्स हो, 14 ईयर्स एंड अबव, तो बट इसका आंसर 18 ईयर्स ही है। ठीक है, द बेनिफिशियरी शुड बी एंगेज इन ट्रेड कंसर्न एज द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। Now here the important thing, beneficiary should not have availed loans under similar credit-based schemes of central government or state government for self-employment business development. Example, PMEGP, मुद्रा स्वनिधि in the past 5 साल में उन्होंने ऐसा लोन नहीं लिया हो, वो एलिजिबल ही होंगे जिन्होंने नहीं लिया है। However, beneficiaries of मुद्रा एंड स्वनिधि who have fully repaid their loan will be eligible under PM विश्वकर्मा स्कीम। ठीक है, मतलब आपने 5 साल के अंदर पिछले लोन लिया बट आपने फुल्ली रीपे कर दिया, किस स्कीम के अंदर, मुद्रा एंड स्वनिधि। अब यहाँ पे एग्जाम में क्या कंफ्यूज करेगा, बोलेगा बेनिफिशियरीज ऑफ मुद्रा स्वनिधि PMEGP हु हैव फुल्ली रीपेड देयर लोन। ध्यान रहो कि PMEGP नहीं है, सिर्फ मुद्रा एंड स्वनिधि में जिसने लोन लिया तो उन्होंने रीपे कर दिया है, सिर्फ वही एलिजिबल है, PMEGP वाले नहीं है। तो ये डिटेल होती है जब वो पकड़नी होती है ना, इसी पे एग्जामिनर क्वेश्चन घुमाता है। ठीक है, फैमिली की डेफिनेशन क्या है यहाँ पे, हस्बैंड, वाइफ एंड अनमैरिड चिल्ड्रन। गवर्नमेंट सर्विस में एलिजिबल नहीं है। एंड द रजिस्ट्रेशन शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू 1 मेंबर ऑफ द फैमिली। ठीक है, फैमिली क्या है, हस्बैंड, वाइफ एंड अनमैरिड चिल्ड्रन। ठीक है, और उसमें से इन तीनों में सिर्फ एक ही आदमी एलिजिबल हो पाएगा फॉर द स्कीम। नाउ हियर आर द डिटेल्स। इन NABARD एग्जाम दे आस्क्ड क्वेश्चन, पता है क्या, देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, व्हाट यू विल स्टडी। आप देखोगे रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, पहला रो ठीक है, कॉलम ठीक है, आपको पता लग गया। अदर क्रेडिट सपोर्ट, यू विल रीड क्रेडिट सपोर्ट। आप यहाँ पे क्या पढ़ोगे, कोलेटरल फ्री लोन है, कितने का है, 1 लाख का है, 2 लाख का है। ठीक है, कितना रेट है, 5% है। आप आगे बढ़ जाओगे, अब क्या मिस कर जाओगे, ये चीज़ 30 मंथ्स 18 मंथ्स। और NABARD में इन देयर फेज 1 एग्जाम दे आज द क्वेश्चन की जो 2 लाख का जो लोन होता है उसके कितना मंथ का रीपेमेंट होता है। 18 का अगर आपने 1 लाख तक का लोन लिया तो आपको 18 महीने में लौटाना है, 2 लाख तक का लिया तो आपको 30 महीने में लौटाना है, यानी कि 2.5 साल में लौटाना है, ये आपका 1.5 साल में लौटाना है। तो आपको ये फिगर भी आपको याद होनी चाहिए। उसके अलावा क्या है, कंसेशन रेट ऑफ 5% होगा। ठीक है, फिर स्किल अपग्रेडेशन, स्किल आइडेंटिफिकेशन फॉलोड बाय 5 दिन की बेसिक ट्रेनिंग होगी, 15 दिन और उससे ज़्यादा की एडवांस ट्रेनिंग होगी। और स्टाइपेंड कितनी मिलेगी ट्रेनिंग के दौरान, 500 पर डे। ये आपको ध्यान रखना, कितनी स्टाइपेंड मिलेगी, 500 पर डे की स्टाइपेंड मिलेगी व्हेन दे आर बीइंग ट्रेन्ड, बोथ बेसिक ट्रेनिंग एज एडवांस ट्रेनिंग। बेसिक ट्रेनिंग 5 दिन की होगी, एडवांस ट्रेनिंग 15 या उससे ज़्यादा दिन की होगी। ठीक है, टूल किट क्या मिलेगी, जो उनको मैंने बताया कि टूल्स भी देने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी देना है, वो मिलेगा उनको 15,000 का DBT के थ्रू बाय E-Rupee E-Vouchers। ठीक है ना, DBT के 15, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे ना E-Rupee के बारे में लिखा है, ERUPI, ये PPI होता है, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है ये, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है ये। अब आपको ये तो पता है E-Rupee है। अब देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, एक ओपन होता है, एक सेमी क्लोज होता है, एक क्लोज्ड होता है, ऐसे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं।
इन्हें फ़र्क क्या होता है, आप किन वाउचर्स को कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, किन में नहीं कर सकते हो, किन वाउचर्स में स्पेंडिंग किस किस जगह में कर सकते हो, किस में नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इस बेसिस पे क्या होता है, कौन से वाउचर जो है सिर्फ बैंक इशू कर सकता है, तो इस बेसिस से पीपीआईस को डिवाइड किया जाता है। तो ऐसे ई रुपी होता है। अब ई रुपी तो सिंस कैश में कन्वर्ट हो सकता है, तो इट कैन बी एन ओपन, तो आपको इसके बारे में रीड करना है। तो जब हमारे नोट्स में आपको कहीं ना कहीं, अगर फाइनेंस के नोट्स में आपको कहीं ना कहीं पीपीआई के बारे में मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द पीपीआई, ई रुपी इज अ पीपीआई। सो अब मैंने बताया कि डिजिटल ट्रांजैक्शन में क्या करना है, सपोर्ट देना, तो ₹1 पर ट्रांजैक्शन और 100 ट्रांजैक्शन पे मिलेगा, 100 ट्रांजैक्शन पे ₹1 मिलेगा मिनिमम, नहीं ₹1 पर ट्रांजैक्शन फॉर मैक्सिमम 100 ट्रांजैक्शन, ठीक है, पर मंथ। देन मार्केटिंग सपोर्ट, कॉर्पस ऑफ 250 करोड़ फॉर क्वालिटी सर्टिफिकेशन। सी व्हेन विल समबडी बाय अ प्रोडक्ट, वेन जब क्वालिटी इज इंश्योर्ड, तो उनके जो प्रोडक्ट्स हैं क्वालिटी इंश्योर करने को सर्टिफिकेशन दो। जब ये काम कर दिया तो 50% काम पूरा हो गया मार्केटिंग और ब्रांडिंग का। पीपल नाउ विल ट्रस्ट दैट प्रोडक्ट, इट इज सर्टिफाइड। ब्रांडिंग करो, प्रॉपर एडवर्टाइजिंग करो, पब्लिसिटी करो, ये 250 करोड़ के अंदर करना है, ये कॉर्पस है, ठीक है। दिस इज अबाउट पीएम विश्वकर्मा। आई होप आपको फैक्चुअल चीज सारी क्लियर हो गई हो, समझाने वाला ज़्यादा कुछ नहीं था, बस इतना है कि जो ये आर्टिशंस कार्डसिबल काम कर रहे हैं इनको सपोर्ट दिया जाए, इनको ऑर्गेनाइज के अंदर कन्वर्ट किया जाए। दिस इज इट। नाउ हियर आर द क्वेश्चंस ऑफ द डे। सो सिंस यू नो कि COP28 अभी अभी हुई थी, ठीक है, इन आई थिंक यूएई में हुई है, ठीक है। तो इसमें लॉस एंड डैमेज फंड निकल के आया, ये इसके बारे में है, कितने का, क्या 700 मिलियन का है, क्या सबने पार्टी ने इसको अडॉप्ट किया है, क्या इकोनॉमिक दोनों कवर करता है, तीनों स्टेटमेंट का आपको आंसर पीआईबी में मिल जाएगा लिंक के अंदर, तो इसको आपको आंसर करना है। अगला है हमारा ओडीएफ पे। ओडीएफ का सिंपल ही है, टारगेट कितना है ओडीएफ प्लस का ईयर पे, ये भी आपको आंसर पीआईबी में मिल जाएगा। ओडीएफ इज ओपन डेफिकेशन फ्री एरिया। ओडीएफ अलग है, ओडीएफ प्लस अलग है। अनदर थिंग कॉल्ड ओडीएफ प्लस प्लस, एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ ओडीएफ प्लस। ओडीएफ प्लस वो होगा जो ऑलरेडी ओडीएफ हो चुका है, ओडीएफ प्लस प्लस वो होगा जो ऑलरेडी ओडीएफ प्लस हो चुका है। डिफरेंस क्या है, यू कैन रेफर टू आवर पीआईबी सूत्र नोट्स, वहाँ से पता कर सकते हैं, अदरवाइज आपको खुद से सर्च करके ढूंढना पड़ेगा, इधर पीआईबी के थ्रू या फिर वेबसाइट के थ्रू, ठीक है। ये आपको ये इसका आंसर तो आपको पीआईबी में मिल जाएगा, ठीक है। एंड आई विल टेल यू, एक टाइम था स्कीम्स के पूछे जाते थे टारगेट ग्रुप्स, अभी पूछे जाते हैं, बट ये पूछे जाते थे। इसके अलावा फंडिंग कितनी मिली है, कब लॉन्च हुई, किस टाइप की स्कीम है, किसी मिनिस्ट्री के अंदर आती है। अब जो हमारे एग्जाम जो सेटर्स है ना, पेपर सेटर, उन्होंने चेंज कर दिया थोड़ा सा एरिया। अब वो थोड़ा घुमा के पूछ रहे हैं कब तक वैलिड है, ठीक है। अब एग्जाम्पल पीएम श्री स्कूल नाबार्ड में, उसमें क्वेश्चन आते हैं कि कब तक वैलिड है, तो 26, 27, 28 ऐसे था, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो बिकॉज 2 साल है। अगर आपने 23-24 पढ़ा है ना, तो एग्जाम में अगर 24-25 दिखेगा, 22-23 दिखेगा, तो कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि 23 रिपीट हो रहा है वहाँ पे, 24 रिपीट हो रहा है। तो इसको ध्यान से पढ़ना होता है, ठीक है, डेडलाइन को हमेशा, और इंपॉर्टेंट चीज़ों की डेडलाइन याद रखनी है आपको, ठीक है। सॉरी। अब अगला क्वेश्चन है ई श्रम पोर्टल पे, ठीक है। ई श्रम पोर्टल क्या है, हमारा सेंट्रल डेटाबेस है सीडेड विद आधार। तो अगेन थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन है, पीआईबी में भी इसका आंसर ना मिले, इसका आंसर आपको जरूर हमारा क्या कहते हैं FAQs में मिल जाएगा, फिर हमारे नोट्स में मिल जाएगा। थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको मैं ऑफकोर्स जो अगला नेक्स्ट वर्किंग डे होगा उसमें आपको एक्सप्लेन करूँगा ये क्वेश्चन को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ई श्रम खुद में इंपॉर्टेंट है। ई श्रम क्यों है, अगेन अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए है ये। तो जो भी चीज़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए हो रही है, बिकॉज दे रिप्रेजेंटिंग 90% ऑफ वर्क फोर्स, है ना, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। एज पूछी यहाँ पे कौन हो सकता है, कितनी ऑक्यूपेशन में हो सकता है, और वैलिडिटी क्या है। अगला है हमारा CBG पे। CBG में ऑलरेडी 7 इनिशिएटिव बता चुका हूँ मैंने, उसमें बताया था कि CBG जो होता है कंप्रेस्ड बायोगैस, इसको आप कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में भी, पेट्रोलियम नेचुरल गैस में भी ब्लेंड कर सकते हो। तो गवर्नमेंट ने टारगेट दिया हो ब्लेंडिंग का, अभी वो वॉलंटरी है, और कब से ब्लेंडिंग टारगेट जो है मैंडेटरी हो जाएगा, आपको ये ईयर बताना है। अगेन जो टफ है, इंपॉर्टेंट है लेकिन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। श्रेय स्कीम पे क्वेश्चन है, इसे कंपोनेंट्स पे क्वेश्चन है। इसके 4 कंपोनेंट है, तो इसलिए मैंने कहा है कि जब भी 4 की फिगर, 5 की फिगर होती है ना क्वेश्चंस में, तो किसी कंपोनेंट में किसी के
फीचर्स में, इंपॉर्टेंट फीचर्स में जो गवर्नमेंट ने बताए हैं, टारगेट्स में, तो वो आपको ध्यान में रखने हैं, बिकॉज वहाँ से क्वेश्चन बनाना आसान है। तो इसलिए ये सेम टू सेम सिमिलर क्वेश्चन नाबार्ड के पेपर में आया था। क्यों आया था? बिकॉज अगेन मैंने बताया कि ये 4 कंपोनेंट है, तो क्वेश्चन बनाना आसान था। आपको बताना है कौन सा कंपोनेंट शेयर्स का नहीं है। इट इज रिलेटेड टू हमारा SC, ठीक है, SC शेड्यूल कास्ट की रिलेटेड स्कीम है ये, शेयर्स, हायर एजुकेशन फॉर यंग अचीवर्स, पता ही लग रहा है हायर एजुकेशन फॉर यंग अचीवर्स। तो आपको बताना है इसमें क्या क्या है, ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है ना, क्योंकि अगर ध्यान से नहीं पढ़ा है आपने तो कंपोनेंट आप कंफ्यूज तो हो ही गए। यहाँ पे सब हायर एजुकेशन को कैटर कर रहा है, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नाउ जितनी मैंने क्वेश्चन बताए सबके आपको लिंक दिए यहाँ पे, खोलना इनको एंड एक बारी खुद से सर्च करना। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा बारिंग ई श्रम का। इसके लिए आप ई श्रम के FAQs में जा सकते हो, उनकी वेबसाइट पर आंसर कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, उस पर हम सारे आंसर्स विद सोल्यूशन लेके आएंगे, ठीक है। सो थैंक यू गाइज, आई होप आपको मज़ा आया आज के लेक्चर में। एक बार ये कुछ अगर आपको लग रहा है और इम्प्रूव हो सकते हैं, आपको लग रहा है कि मैं ज़्यादा स्पीड से पढ़ा रहा हूँ या फिर थोड़ा चीज़ें छूट रही हैं, डिटेल में डिस्कशन नहीं हो पा रहा है, तो आप हमें ज़रूर फीडबैक में कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिएगा एंड कीप पार्टिसिपेटिंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कब कोई नोटिफिकेशन आ जाए यू डू नॉट नो, ठीक है। आई नो RBI में इट्स हैज़ अ टाइम, बट PIB है, ये PIB इज़ हेल्पफुल फॉर एवरी एग्जाम ना। तो जस्ट कीप फॉलोइंग दिस इनिशिएटिव एंड ऑल द बेस्ट।